हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों SDSU के एग्ज़ाम चल रहे हैं। पॉलिटिकल का पेपर हो चुका है आज। उसके आंसर की भी मैंने चैनल पर अपलोड की थी, तो उसमें बच्चों ने कमेंट बॉक्स में थोड़ा बोला था कि मैडम इसका रॉन्ग है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि 100% कोई नहीं दे सकता है। फिर भी मेरी कोशिश रही थी कि मैं आपको सारे आंसर सही दूं। तो 2-4 क्वेश्चंस के आंसर उसमें रॉन्ग हो गए हैं, तो उनका करेक्शन कर देते हैं अभी यहीं पर। चलिए देख लीजिए कौन कौन से आंसर के करेक्शन करने हैं आपको। 10 का आपका जाएगा बी, करेक्शन कर लीजिए अपने पॉलिटिकल की आंसर की में। 11 का भी आपका बी जाएगा। 22 का आपका ए सही है, उसमें कोई वो नहीं है मिस्टेक, वो सही है आपका। 15 में हमने बी बताया था, वहाँ पर आपका डी जाएगा। 21 में आपका बी जाएगा। 17 में आपका डी जाएगा और 20 में आपका ए जाएगा। ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिए। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। 10 का ए है, 11 का बी है, 22 का ए है, 15 का डी है। करेक्शन कर लीजिए अपना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 15 फिर इसके बाद 21 का आपका बी है और 17 का आपका डी है और 20 का आपका ए है। जो आंसर आपके रॉन्ग हुए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए ठीक है, आप बच्चों ने आंसर दिए हैं, उसमें लगा उनको, तो लगता है कि बच्चे पढ़ते भी हैं। इससे एक चीज़ और निकल कर आई, अगर आंसर गलत हुए हैं कि बच्चों ने आंसर दिए हैं, तो इससे लगता है कि बच्चे अवेयर हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये रही है कि आंसर भले ही हमारी तरफ से आंसर की में 2-4 आपके लिए रॉन्ग हो गए हों, लेकिन पेपर का जो पैटर्न मैंने आपको कराया था, मैंने जो आंसर आपको प्रोवाइड कराए थे आपके टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड, वहाँ से क्वेश्चंस आपके काफ़ी आए हैं। इस चीज़ के लिए आप जो है मान सकते हैं कि हिंदी मीडियम की तरफ से आपको पढ़ाई तो अच्छे से कराई जा रही है। आंसर की भी आगे पीछे सही हो ही जाती है ना। चलिए शुरू करते हैं। आगे भी आंसर की डलती हैं। अगर आपको लगता है कि आंसर रॉन्ग है, तो आप उसको ना, जब आप बोलते हो कि मैडम ए बी का ए होगा, ये गलत है, तो उसके साथ उसका जो है आप कंटेंट भी दिया करें साथ में। उसकी जो आंसर की एक स्क्रीनशॉट ले छोटा सा, और उसको आप डाल सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ आंसर गलत किया है ना। वैसे आप बोल देते हो कि मैडम ये आपका 15 का डी होगा, ये रॉन्ग है, तो फिर वो हमें सर्च करना पड़ता है कि हमने सही किया या आप बच्चा सही बता रहा है या हमारा सही है, फिर हमें वो करेक्शन करना पड़ता है बैठकर। तो अगर आपको लगता है कि गलत है, साथ में उसका जो है डिटेल भी आप डाला करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये दोस्तों आज आपकी जो मैं लाई हूँ ये वीडियो में, ये इको की एक मैं आपको दे चुकी हूँ। अब ये इको की जो आपका फर्स्ट पेपर है, उसी से ही मैंने जो कवर की हैं, इसमें यूनिट फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कवर किया है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ और फर्स्ट सेकंड यूनिट की तैयारी कीजिए। और आपको मालूम ही है कि इको का सिलेबस इतना है, मैं भी देखकर दंग रह गई थी कितना सिलेबस है, बच्चे कैसे कवर कर पाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस कुछ इस तरह के लेकर आए हैं कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए। और हिंदी मिरर के साथ आज ही जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन, जैसे हिस्ट्री अभी तैयारी करनी है तो उसके आपको मिलते रहें नोटिफिकेशन। और लाइक एंड शेयर तो बनता है, करते रहिए, रुकते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जो पैटर्न मैं कल लेकर आई थी वही, कि लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा देख लीजिए। चुनाव की समस्या क्या है, चुनाव की समस्या ये तो क्यों रहने दें, आर्थिक समस्या क्या है, शॉर्ट में इनके वन लाइनर आप तैयार कर सकते हैं। हम देखते हैं प्रश्नों पर। चुनाव की समस्या क्या है, अब देखिए विकल्प बन गया ना यहाँ पर आपका। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन चुका है, ये लघु प्रश्न है यहाँ पर। तो लघु प्रश्न जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपके MCQs निकलते हैं। पहला क्वेश्चन है चुनाव की समस्या है, तो इसका आंसर आपका जाएगा एक आर्थिक समस्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चुनाव की समस्या उत्पन्न होने का क्या कारण है, ठीक है, ये बताना है इसमें। तो चुनाव की समस्या उत्पन्न होने का कारण सीमित साधन भी है और असीमित साधन भी है, उपरोक्त दोनों ही जाएंगे इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुनाव की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कर देने वाले अर्थशास्त्री हैं। कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने ध्यान आकर्षित किया था इसकी तरफ,
तो वो थे रॉबिन्स। ठीक है, ये आप तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जरूर तैयार कीजिए। इससे क्या तात्पर्य है, मांग की परिभाषा याद कर लीजिए, 2-3 की आ सकती हैं। ये छोड़ दीजिए, मूल्य किसे कहते हैं, 1 लाइन में कर लीजिए इसको। और ये अंतर भी रहने दो, ये भी रहने दो। क्या सभी संपत्ति पूंजी कहलाते हैं, हाँ नहीं में इसका तैयार कर लो। बाजार किसे कहते हैं, 2-3 डेफिनेशंस ये भी कर लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपयोगिता क्या है, इसमें बताना है हमने। तो उपयोगिता है आपकी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता। ये आपकी जो है प्रश्न का आंसर है। ये पूरा बहुत लेंथी सा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन आर्थिक वस्तु है, आर्थिक वस्तु बताना है कौन सी आर्थिक वस्तु है। तो दूसरे का आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसमें आपका स होगा, मकान। हवा तो आपको प्रकृति से मिलते हैं, सूर्य की रोशनी भी, नदी से रेत भी, लेकिन मकान में आप पैसा लगाते हैं तभी तो बनता पाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति की विशेषता नहीं है। तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा ब, प्रचुरता नहीं है, बाकी उपयोगिता, बाह्यता, तो ये विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न पर हम आ गए। यहाँ पर शॉर्ट आंसर है, प्रतियोगी बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। यहाँ पर पूछा है इसने, इसको देख लीजिए, इसको रहने दें। 4 विशेषता याद कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ठीक है, इसको रहने दें, इसको देख लीजिए। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप आराम से देख लीजिए, जो आपको इसमें से अच्छे लगे कि इनमें से एमसीक्यू बन सकते हैं। अब जैसे ये किन्हीं 2 आलोचनाओं की व्याख्या कीजिए, लेकिन आलोचना किसने दी है उनके नाम आप याद कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीमत प्रणाली से उस अवस्था से है जिसमें, तो इसमें पहले का आपका आंसर जाएगा ब, बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित कीमतों से अर्थव्यवस्था संचालित होती है। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका क्या हो जाएगा ब, ठीक है, लगा लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है इसका मुख्य कार्य, लोगों के चयन करने और निर्णय लेने में मदद करना कीमत प्रणाली का मुख्य कार्य यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी में कीमत प्रणाली का संचालन होता है। तो तीसरे का आपका आंसर आ जाएगा सी, व्यापारियों द्वारा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कीमत तंत्र की सफलता की शर्त है। तो 4th का आपका आंसर क्या जाएगा इसमें, उपरोक्त सभी अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता, साधनों में पूर्ण गतिशीलता, मुद्रा का उपयोग, ये कीमत तंत्र की सफलता की शर्त है। कीमत तंत्र की स्वतः प्रक्रिया में क्या होता है। तो इसमें आपका 5वें का जाना चाहिए स, मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं इस वाली स्लाइड के, इनको सारों को कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपका 99 जरूर बनेगा। ये 5 क्वेश्चंस की अलग अलग स्लाइड के अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे पहली स्लाइड में आपके 3 थे, दूसरी में 3 थे, अब ये 5 हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे आपको 7, ठीक है, इसके आप सारे कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये लघु उत्तरीय पर हम आ गए, लघु उत्तरीय देखने हैं अब इसके। यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे इस वाली स्लाइड में। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से, याद कर लीजिए इनको। एक उदाहरण की मांग का वक्र निर्माण कीजिए, ये रहने दीजिए। मांग में पूर्ति, मांग के विस्तार में अंतर रहने दीजिए। मांग में कमी में अंतर, ये भी रहने दीजिए। पूर्ति की परिभाषा देख लीजिए, 2-3 किसी की, है ना। पूर्ति के परिवर्तन का क्या अर्थ है देख लीजिए इसको भी। चलिए आगे चलते हैं। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं, किन वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। आज के जो प्रश्न जाने वाले 60 के आसपास जाने वाले, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, ठीक है। किन वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो पहले का आपका इसमें जाएगा अ, ठीक है, अनिवार्य वस्तुएं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग प्रभावित होती है किससे। तो दूसरे का आपका आंसर जाएगा द, उपरोक्त सभी से, आय के परिवर्तन से भी, धन के वितरण में परिवर्तन से भी, और मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से भी। इन तीनों ही कारणों से मांग प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जबकि कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्ववत रहे तो क्या होगा। खाना बनाने के लिए क्या होगा फिर खाना बनाने के लिए। तो थर्ड का आंसर जाएगा सा, कोयले व लकड़ी की मांग भी बढ़ेगी। सीधा सीधा लॉजिक लग रहा है इसमें, है ना, क्योंकि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जबकि कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्ववत रहे
तो खाना बने कोयले की लकड़ी की और मांग बढ़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस प्रकार की वस्तुओं को मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? तो फोर्थ का आंसर जाएगा प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं की मांग में वृद्धि नहीं होती है। वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित है? आपके 5 पर हम आ चुके हैं। 5 में आपका ब आंसर जाएगा उत्पादों से। व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित है? यह आपके जो है उत्पादों से संबंधित है। 6 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। देख लीजिए, मांग की वृद्धि एवं कमी में क्या है? मांग वक्र बदल जाता है। जो मांग वक्र है वो बदल जाता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन 7, मांग के संकुचन एवं विस्तार में क्या होता है? मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है, मांग वक्र बदल जाता है, मांग वक्र का ढाल बदल जाता है, या फिर उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें जो मांग के संकुचन एवं विस्तार में मांग वक्र का ढाल बदल जाता है, ये इसका आंसर होगा। स्लाइड में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सबको देखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न का कुछ नहीं पता चलता कहाँ से कौन सा प्रश्न आ जाए। और जो मैंने लास्ट ईयर का आपको पेपर प्रोवाइड किया है उसको भी वो मैंने सॉल्विंग तो नहीं कराई थी आपकी, लेकिन उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए। अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको सॉल्व कर लीजिए पेपर को, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैडम इसका आंसर नहीं मिल रहा है, प्लीज़ हमें बता दीजिए, तो उसका आंसर आपको प्रोवाइड मैं करा दूँगी। लेकिन आज एक स्टूडेंट की क्वारी आ रही थी कि मैडम हिस्ट्री का पेपर सॉल्व करा दीजिए लास्ट ईयर का। तो मुझे लगता है अगर आप खुद से लास्ट ईयर के पेपर खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उसके आगामी जो आपका पेपर होगा इको का और आपका पॉलिटिकल का जो सेकंड पेपर है उसको भी खुद से सॉल्व कीजिए। प्रोवाइड मैं आपको करा चुकी हूँ, तो उसको देखिए, अपने आप से सॉल्व कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर में से क्वेश्चन ज़रूर बन रहे हैं। तो खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको जो है और भी प्रश्नों पर तैयारी हो जाएगी साथ में, है ना। चलिए 7 क्वेश्चंस का आंसर हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए हैं। सामने से आप क्या समझते हैं पढ़ लीजिए, विशेष सामने क्या है पढ़ लीजिए, और यही 2 क्वेश्चन देख लीजिए लघु में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रश्न को। इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे इस वाली स्लाइड में 4, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके आंसर। जंगल की बनावट उदाहरण है किसकी? स्थैतिक साम्य की, ठीक है। साम्य से प्रश्न भी बन रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था। इसमें एक उद्योग का साम्य उदाहरण है, इसका भी आपका आंशिक साम्य आंसर जाएगा, दूसरे का भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थैतिक साम्य में समय अवधि क्या होती है? बदलती रहती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है, या फिर घटती है? तो स्थैतिक साम्य में समय अवधि जो है क्या होती है? स्थिर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साम्य में समय तत्व की व्याख्या प्रस्तुत की किसने की है? आपको इसमें आंसर बताना है, ये किसने की है? तो यह की है मार्शल ने। चारों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चारों को जरूर कर लीजिए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं और मुझे इम्पोर्टेंट भी ये लग रहे हैं आपके लिए। चलिए अगले उस पर चलते हैं, आपकी स्लाइड पर। चलिए आ चुके हैं हम नई स्लाइड पर, देखते हैं। इसमें हमने जो है आपके लघु उत्तरीय नहीं है, तो देखते हैं आज आपके लघु उत्तरीय तो इसमें नहीं है इस वाली स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? तो पहले का आपका आंसर हो जाएगा कीमत सिद्धांत। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र जो है उसको कीमत सिद्धांत कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो दूसरे का आपका जाएगा साधनों के आवंटन की कुशलता से। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्योग का विश्लेषण होता है। इस वाली स्लाइड में आपको 8 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक उद्योग का विश्लेषण होता है, क्या होता है? तो तीसरे का आपका आंसर जाएगा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में। सारा यहाँ पर व्यष्टिगत अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समष्टिगत अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, पहले व्यष्टिगत पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं समष्टिगत। तो समष्टिगत में क्या है? इसमें बताना है कि अध्ययन किस चीज़ का होता है। तो इसमें अध्ययन अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? वह समष्टिगत अर्थशास्त्र में किया जाता है।
बहुत सारे प्रश्न हैं, 8 के 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर नोट डाउन करें इनको। चलिए 6 पर चलते हैं। कीन्स का रोजगार सिद्धांत संबंधित है। जो कीन्स ने रोजगार सिद्धांत दिया है वह किससे संबंधित है? तो इसमें आपको बताना है यह किससे संबंधित है। तो यह भी समष्टिगत अर्थशास्त्र से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध है 7 का आपका आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी से, राष्ट्रीय उत्पादन से भी, सामान्य कीमत स्तर से भी और आय वृद्धि से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टिगत अर्थशास्त्र की मान्यता है? तो कौन सी समष्टिगत अर्थशास्त्र की मान्यता है? 8वें का आंसर आपका जाएगा स अल्पकाल। ठीक है, पूर्ण रोजगार नहीं है, अन्य बातें समान रहे, ये भी नहीं, अल्पकाल इसकी मान्यता है। तो इस प्रकार से आपके ये 8 क्वेश्चंस हो गए और यहाँ पर भी काफ़ी, ये वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है, समष्टिगत और व्यष्टिगत तो अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आपके चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं। पहला प्रश्न लेते हैं अब इसमें। पहला प्रश्न है, कुल तुष्टिगुण घटना कब प्रारंभ होता है? इसमें भी आपके प्रश्न आपको मिलेंगे 6, यहाँ पर 6 प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का आपका उत्तर क्या जा रहा है। पहले प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका सीमांत तुष्टिगुण के धनात्मक होने पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर लीजिए। ह्रासमान तुष्टिगुण नियम आवश्यकता की इस विशेषता पर आधारित है। कौन सी विशेषता पर आधारित है? तो यह आधारित है आपके, एक मिनट, शायद आपका आंसर इस वाले में ब जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ब। कुल तुष्टिगुण घटना कब प्रारंभ होता है? सीमांत तुष्टिगुण के ऋणात्मक होने पर, ऋणात्मक होने पर घटना प्रारंभ होता है। ठीक है, दूसरे का आपका आंसर जाएगा अ। समय विशेष पर प्रत्येक आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। ह्रासमान तुष्टिगुण नियम आवश्यकता किस बात की विशेषता है? कि समय विशेष पर प्रत्येक आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता जैसे जैसे रोटियों की अधिक मात्रा उपभोग करता है वैसे वैसे उसका क्या होता है? देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जाएगा आपका सीमांत तुष्टिगुण घटता जाता है। तो आंसर जा रहा है अ, सीमांत तुष्टिगुण घटता जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करें। तो 4th का आंसर भी आपका आ ही जाएगा। ठीक है, गोसेन ने। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें, अब ये 4 आपके ऑप्शन हैं, क्या इसमें से हो सकता है कि उपभोक्ता संतुलन से क्या अभिप्राय हो सकता है? तो 5वें का भी आंसर आपका इसमें आ ही जाएगा, उपभोक्ता आय अधिकतम हो जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसीमांत उपयोगिता नियम इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की क्रय शक्ति असीमांत उपयोगिता कैसी रहती है? उपयोगिता रहती है। यहाँ पर आंसर देखना है कि 6 का आंसर क्या जाएगा। तो वह कैसी रहती है? वह स्थिर रहती है। जब सब सीमांत उपयोगिता नियम इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा की क्रय शक्ति और सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस वाली स्लाइड में आपको मिले हैं 6 क्वेश्चन। तो आप नोट भी करते रहिए। मुझे लगता है कि 55 अबाव ही आपके प्रश्न आज जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी। अब आ गए हम आपकी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, तटस्थ वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 यानी कि 1881 में किसने किया था? पैरेटो ने, हिग्स द्वारा या एजवर्थ द्वारा या मेयर्स द्वारा? तो देखना है इसमें। तो पहले का आंसर आपका जाएगा स, एजवर्थ द्वारा। बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि तटस्थ वक्र से जरूर प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है ये, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। अगर आप इसको देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं, दूसरे का आ ही जा रहा है, लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, इसको बुक में पढ़कर ये करेक्शन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर घटती हुई संतुष्टि बताता है, समान संतुष्टि बताता है, असमान संतुष्टि बताता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरे का आपका आ जाएगा, समान संतुष्टि बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तटस्थ वक्र क्या करता है? मूल बिंदु के उन्नतोद्वार होता है, मूल बिंदु को स्पर्श करता है, मूल बिंदु की ओर
अवंतोदर होता है, मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होता है। तो फोर्थ का आंसर आपका जाएगा अ, मूल बिंदु के उन्नतोदर होता है। तटस्था वक्र जानते हैं ना क्या होता है। अब यहाँ पर आपको लेक्चर तो दिया ही नहीं जाएगा कि तटस्थ वक्र क्या होते हैं, ये व्यष्टि समष्टि क्या होते हैं, ये आपको पढ़े हुए होने चाहिए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एमसीक्यू पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिए अपने बुक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हो चुका है 5 क्वेश्चन। हाँ, इस वाली स्लाइड में आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। दाईं ओर का तटस्था वक्र संतुष्टि के समान स्तर को बताता है, ऋणात्मक स्तर को बताता है, ऊंचे स्तर को बताता है, नीचे स्तर को बताता है। तो 5वें का आपका उत्तर जाएगा स, ऊंचे स्तर को बताता है। दाएं ओर का वक्र, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में बनेगा प्रश्न ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर तटस्था वक्र क्या करता है। 6 का आपका जाएगा ब, बजट रेखा जो होती है उसको स्पर्श करता है। एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर, ठीक है। आंसर बहुत अच्छा है, इसको भी तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उपभोक्ता जब तटस्था वक्र पर दाएं नीचे की ओर चलता है तो एक्स वस्तु की सीमांत प्रतिस्थापन दर वाई वस्तु के लिए क्या होती है। तो 7वें का आपका आंसर हो जाएगा अ, घटती है, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़िए प्रश्न, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये बन सकता है। यहाँ पर इस वाली स्लाइड के जितने भी प्रश्न हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7, 8 तो जरूर नोट डाउन करें आप। तटस्था वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर जैसा होता है, जबकि क्या होता है। 8वें का आपका आंसर जाएगा ब, दोनों वस्तुएं पूर्ण पूरक हों। तटस्था वक्र अंग्रेजी वर्णमाला के एल अक्षर का तभी हो सकता है जब दोनों वस्तुएं क्या हो, पूर्ण पूरक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जा रहा है 9। तटस्था वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते क्योंकि 9 का आपका आंसर जाएगा स, क्योंकि वे समान संतुष्टि प्रदान करते हैं इसलिए वे एक दूसरे को नहीं काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तटस्था मानचित्र पर उपयोगिता की बजट रेखा का समांतर दाईं ओर खिसकना बताता है कि क्या बताता है। वह बताता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ गई है। क्या बताता है कि उपभोक्ता की जो आय है वह बढ़ गई है। तो प्रश्न 10 आपके यहाँ पर इस स्लाइड में कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेंगे 9 प्रश्न। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर एमसीक्यू देखने से पहले हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। वही जैसे मैंने बताया कि ये याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए। ये माप कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत इसमें 1 लाइनर सोच लीजिए, ये भी देख लीजिए। इसमें सारे ही देख लीजिए, प्रश्न सारे ही अच्छे हैं इस वाली स्लाइड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके एमसीक्यू यहाँ पर 9 प्रश्न आपको मिलेंगे। मांग कीमत लोच से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है। पहले का आंसर जाएगा अ, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन पर। एक ऐसा मांग वक्र जो एक्स अक्ष के समांतर होता है निम्न प्रकार की लोच प्रदर्शित करता है। बताना है किस प्रकार की लोच प्रदर्शित करता है। तो यह लोच प्रदर्शित करता है अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत लोच गुणांक की गणना के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक सूत्र ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बताइए कौन से सूत्र का प्रयोग होगा। ये वाला प्रश्न का आंसर आपके लिए हम छोड़ते हैं, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे कि आप जब कीमत लोच गुणांक की गणना करेंगे तो कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन न हो तो लोच गुणांक निम्न होगा। कैसा होगा। 4th का आपको आंसर देना है। 4th का आंसर जाएगा 0। तो वह कैसा गुणांक होगा, वह 0 गुणांक में जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पर है सूत्र है लोच गुणांक का, यहाँ पर सूत्र है, यहाँ पर अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ ऊपर इन चारों में से कौन सा आएगा, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे 5वें का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे अब आप लोगों के साथ साथ टेस्ट के थोड़े से क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी जिसके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सारे ही पेपर में 1-2 क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़े जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ED = 0 का अर्थ होता है कि मांग की लोच क्या है।
तो 6 में आपका आंसर जाएगा पूर्णतः लोचहीन है। ठीक है, पूर्णतः कैसी है? लोचहीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 पर हम आ चुके हैं। कितने हैं इसके? 9 हैं इस वाले स्लाइड में आपके लिए प्रश्न। 7 में निम्न में से सबसे कम मांग की लोच किस वस्तु की है? मांग की लोच के भी प्रश्न कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये भी। तो 7वें का आपका आंसर जाएगा द नमक। निम्न में से सबसे कम मांग की लोच किस वस्तु की है? वह नमक की है। सस्ता मिलता है, टीवी, मकान, कार से नमक इनसे सस्ता ही है ना। मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें। तो 8वें का जाएगा प्रोफेसर मूर ने। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। बिजली की मांग लोचदार होती है क्यों होती है? यह बहुत महंगी होती है। इसके विस्थापन, थोड़ा यहाँ पर स्लाइड इधर को करनी पड़ेगी, छोटा करना पड़ेगा। अब ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। इसके स्थापन उपलब्ध है, यह जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, मिश्रित उपयोगों में लाई जा सकती है। तो 9 का आंसर आपका जाएगा द। यह मिश्रित उपयोगों में लाई जाती है, इसलिए बिजली की मांग लोचदार होती है। आपको पता ही है किन किन प्रयोगों में होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं उसको। पहला प्रश्न है, इसमें सेल्यूलोसिन की मांग की आधारभूत प्रमेय का आधार है। सैमुअलसन की मांग की आधारभूत प्रमेय का आधार बताना है, कौन सा है? तो पहले का आंसर आपका सबल क्रमबद्धता। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैमुअलसन की मांग की आधारभूत प्रमेय की निहित मान्यता है। तो दूसरे का आंसर धनात्मक आय की लोच। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमुअलसन की मांग की आधारभूत प्रमेय में कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है? कौन सा घटक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से चारों में से हमें देखना है कौन सा नहीं है। तो दुर्बल क्रमबद्धता नहीं है, बल्कि सबल है भी है, सामंजस्यता भी है और संक्रामकता भी है। तीनों हैं लेकिन दुर्बलता नहीं है। तो इस तरह से आपके मुझे लगता है 55 अबाव प्रश्न हो चुके हैं और सारे ही स्लाइड के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबको बहुत अच्छे से कर लीजिए। धीरे धीरे ऐसे आपकी तैयारी होती जाएगी। ये फर्स्ट पेपर की तैयारी शुरू हो चुकी है, पहली वीडियो आपको मिल चुकी, दूसरी आज है ये। ऐसे ही अभी 2-3 और आपको लिए मैं डाल दूंगी। 10 तक आपकी फर्स्ट पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। साथ में हिस्ट्री की भी करते रहेंगे। इसका सेकंड पेपर भी कल देखती हूँ, कल अपलोड करती हूँ, है ना। और पसंद आई है वीडियो तो एक लाइक एंड शेयर तो बनता है, ठोक दीजिए एक लाइक और साथ में शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करके जाएं, बेल आइकन हिट करके जाएं और लाल बटन को ज़रूर दबा कर जाएं। ठीक है, चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।